और 9th क्लास बायोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं इस वीडियो के अंदर बायोलॉजी का रिलेशन अदर साइंसेस के साथ। बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ कहीं कहीं पर एसोसिएटेड होता है, इसीलिए इसे हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कहते हैं, यानी डिफरेंट डिसिप्लिन डिफरेंट फील्ड्स के साथ या डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ ये कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होता है। तो यहाँ पर पांच फील्ड्स दी हुई हैं कि जिनके साथ बायोलॉजी एसोसिएटेड है। पहली के अंदर फिजिक्स के साथ एसोसिएटेड है, दिस इज नोन एज बायोफिजिक्स। देन मैथमेटिक्स के साथ विच इज़ ऑल्सो नोन एज बायोमैथमेटिक्स, और बायोमेट्री। देन केमिस्ट्री के साथ बायोकेमिस्ट्री, जियोग्राफी के साथ बायोजियोग्राफी, एंड द लास्ट वन इज इकोनॉमिक्स के साथ विच इज़ कॉल्ड बायो इकोनॉमिक्स। तो हम देखेंगे कि किस तरह से ये दो सब्जेक्ट्स जो हैं ये आपस में डील करेंगे और इनसे क्या जो है वो हासिल किया जा सकता है या क्या हासिल किया जा रहा है, या इन दो सब्जेक्ट को मिलाने से जो है वो फ़ायदा क्या होता है, और इसमें क्या जो है वो लोग जब इस फील्ड के अंदर जाते हैं तो वो क्या करते हैं ना। पहला जो हमारे पास रिलेशनशिप है वो है बायोलॉजी का फिज़िक्स के साथ। ना फिज़िक्स जो है जिससे बहुत सारे लोगों की जान जाती है, बायो के स्टूडेंट्स की तो बहुत ज़्यादा जान जाती है, उसको अगेन फिज़िक्स बायो के साथ जोड़ दिया गया और एक नई ब्रांच बन गई जिसे आपने कहा बायोफिज़िक्स। अब बायोफिज़िक्स के अंदर क्या करेंगे भाई आप, बहुत आसान सी बात है, आप फिज़िक्स की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे इंसानों के या ऑर्गेनिज़म्स के ऊपर, ठीक है। तो लाइफ के साथ एसोसिएटेड जितने भी फिनोमेना हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए आप फिज़िक्स की जो है वो मदद लेंगे। तो फिज़िक्स के जितने भी लॉज हैं या फिज़िक्स के जितनी भी टेक्निक्स हैं, फिज़िक्स के जितने भी फार्मूलाज हैं, फिज़िक्स के जितने भी प्रोसेसेस हैं, उनमें से वो प्रोसेसेस जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को एक्सप्लेन करें, आपके लाइफ के प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करें, और ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो होता है वो एक्सप्लेन करें, तो इनको स्टडी किया जाता है बायोफिज़िक्स के अंदर। कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, बहुत आसान है, बायोफिज़िक्स तो बहुत ही आसान है। आप जितने भी आपके डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल एक्सरेज़ हैं, आप एक्सरे करवाते हैं, ठीक है, एक्सरेज़ कहाँ से आई, फिज़िक्स से आ रही हैं, फिज़िक्स या केमिस्ट्री से आ रही हैं। अच्छा, देन जो वो हैं सीटी मशीन्स हैं, सीटी स्कैन है, ठीक है, वो डिज़ाइन किया गया है बाय यूजिंग फिज़िकल लॉज एंड टेक्निक्स। जो एमआरआई है, ठीक है, ये अल्ट्रासाउंड है, उसके अंदर साउंड वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं, अगेन फिज़िक्स का इस्तेमाल आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी इन्होंने अच्छी चीज़ दी हुई है यहाँ पे, वो है रेडियो फिज़िक्स। रेडियो फिज़िक्स जो है ये इसकी वो ब्रांच होगी कि जिसके अंदर आप रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल करेंगे। अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो हम यूज़ करते हैं मेडिसिन के अंदर। मेडिसिन का मतलब मेडिसिन फील्ड जो है उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं कुछ बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास नेक के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड, ठीक है, ये बटरफ्लाई शेप होता है। तो ये थायराइड ग्लैंड जो है इसके अंदर आयोडीन पाया जाता है। तो जब कुछ केसेस के अंदर हमें थायराइड की प्रॉब्लम्स जब पता करनी होती है तो हम रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है ना वो पेशेंट को देते हैं, तो वो रेडियो एक्टिव आयोडीन जाकर डिपॉजिट होता है इस थायराइड ग्लैंड के अंदर। तो रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप्स हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। आपने अभी तो नहीं पढ़ा, वैसे आगे जाकर आप पढ़ेंगे कि जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं डीएनए के ऊपर, ठीक है, या बैक्टीरिया वगैरह के ऊपर, उसमें भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज उन्हें आप ट्रेस कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप को कैच करने वाली मशीन्स होती हैं, उनके ज़रिए आप उन्हें कैच कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको पता हो कि हमारी सेल के अंदर जो प्रोटीन्स बनते हैं वो बनते हैं राइबोसोम्स पे। राइबोसोम्स जो हैं ये सेल के अंदर एक ऑर्गेनल्स होते हैं जिनका काम होता है अमाइनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन्स बनाना। तो साइंटिस्ट को पता कैसे लगा कि भाई ये जो राइबोसोम्स हैं इनका काम है प्रोटीन बनाना, किसी और का काम नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, अमाइनो एसिड जो था, मैंने पहले भी बताया था अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, तो इन्होंने अमाइनो एसिड को लेबल किया। लेबल करने का मतलब ये है कि इसके ऊपर रेडियो एक्टिव आइसोटोप लगाया, ठीक है, दिस इज एन अमाइनो एसिड। तो इसके अंदर से कोई एटम निकाल के उसकी जगह रेडियो एक्टिव एटम जो है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप डाल दें, और फिर आप देख लें कि ये अमाइनो एसिड कहाँ कहाँ से गुजर रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि प्रोटीन बनने का अमल जो होता है उसके अंदर कौन कौन से सेल के ऑर्गेनल्स या कौन कौन से सेल के स्ट्रक्चर जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल एक तो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी किया जाता है, रिसर्च के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं उनको ट्रीटमेंट के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जो मैंने बताया कि थायराइड ग्लैंड के अंदर हम डायग्नोसिस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर कोई ट्यूमर वगैरह है और हम उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और बाकी बॉडी को अफेक्ट नहीं करना चाहते, तो हम डायरेक्टली इसको आयोडीन देते हैं जो कि यहाँ पर जाकर डिपॉजिट हो जाता है और इसकी रेडिएशन से वो ख़त्म हो जाता है। तो ये रेडियो फिज़िक्स की बात हो गई। बाकी मैंने बताया जनरली बायोफिज़िक्स के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज हम इस्तेमाल करते हैं और वो फिज़िक्स की मरहून मिन्नत है। फिज़िक्स के अंदर जो सिर्फ अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, हमारे ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं मेडिसिन के हॉस्पिटल्स के अंदर जो ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। तो अगेन आप इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं टू रन दैट इंस्ट्रूमेंट।
अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो, फिज़िक्स के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी ना होती, अगर फिज़िक्स के ज़रिए एक्सप्लेन ना किया होता कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से वर्क करती है, तो आप उन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ठीक है, मैंने बताया साउंड वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, आपका जो अल्ट्रासाउंड होता है उसके अंदर साउंड वेव इस्तेमाल की जाती हैं। प्लस किडनी स्टोन्स को ब्रेक करने के लिए एक मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है जिसे लिथोट्रिप्सी कहते हैं। लिथोट्रिप्सी के अंदर शॉक वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं जो कि जाकर जो किडनी के अंदर स्टोन्स हैं उन्हें ब्रेक करती हैं। तो ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो है ये फिज़िक्स के लॉज एंड टेक्निक्स को इस्तेमाल करके बायोलॉजी के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड बायोफिज़िक्स। द सेकेंड relation is of biology with mathematics, which is also known as biomathematics या biometric। अभी जो बायोमैथमेटिक्स है या बायोमेट्री, बहुत आसान सी बात है कि इसके अंदर मैथमेटिक्स को इस्तेमाल किया जाएगा किसके हवाले से, ऑर्गेनिजम्स के हवाले से। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, लाइफ के ऊपर मैथमेटिक्स को इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये दिया हुआ इन्होंने कि दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, दिस इज विच कलेक्ट्स द डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अब इसकी अगर मैं सिंपल सी एग्जांपल दूँ, मेनली जो इसका पर्पस होता है वो रिसर्च वर्क होता है। ये थोड़ा सा नॉर्मली जो है वो डेली लाइफ के अंदर आप जो है वो इतना ज़्यादा देखते नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा समझ नहीं आएगा। बट बायो मैथमेटिक्स के अंदर बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। अब इसकी क्या एग्जांपल है? फॉर एग्जांपल इस वक्त हमारे पास जो इन्फेक्शन चल रहा है वो कोविड-19 है। तो जिस वक्त ये कोविड-19 आया था उस वक्त इस बायो मैथमेटिक्स को इस्तेमाल किया गया। कैसे इस्तेमाल किया गया? आपने देखा कि भाई ये जो नया वायरस आया है इससे कितने लोग जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं, कितने लोग जो हैं वो मुतासर होने के बाद रिकवर हो गए हैं, कितने लोग जो हैं वो अनअफेक्टेड है, कितने लोगों को इसने जो है वो अफेक्ट नहीं किया, और कितने लोग जो हैं वो मुतासर होने के बाद उनकी मौत हो गई है। तो ये सारा का सारा डेटा आप कलेक्ट करते हैं, फिर फार्मूलाज के ज़रिए, मैथमेटिकल फार्मूलाज के ज़रिए आप ये प्रेडिक्ट करते हैं कि ये किस तरह से फैलेगा, कितना डेडली ये वायरस होगा, कितना डेडली ये इन्फेक्शन होगा, कितने ज़्यादा लोग इससे मर सकते हैं, कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा काम जो किया जाता है ये मैथमेटिक्स के फार्मूलाज को इस्तेमाल करके किया जाता है बायोलॉजी के अंदर। सो दिस इज़ बायो मैथमेटिक्स। सिमिलरली बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं, ठीक है, ब्लड की अगर हम बात करें या जो हमारा फ्लूइड जो सेल के अंदर मौजूद होता है, तो ये फ्लूइड जो है वो किस एरिया में कितना रहेगा, किस तरह से फ्लूइड की शिफ्टिंग होती है, ये फ्लूइड डायनामिक्स कहलाती है। तो फ्लूइड डायनामिक्स जो है ना उसको आप प्रिडिक्ट करने के लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, मैथमेटिकल फार्मूलाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। उस हिसाब से फिर आप पेशेंट को देते हैं। फॉर एग्जांपल पेशेंट का ब्लड लॉस हुआ है, तो आपको पता है कि ब्लड कौन से एरिया से गया है। आपका एक एरिया होता है इंट्रासेलुलर जो कि सेल के अंदर का होता है, और एक एरिया होता है एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल के बाहर का। तो कुछ फ्लूइड सेल के अंदर है और कुछ फ्लूइड जो है वो सेल के बाहर है। सेल के अंदर वाला इंट्रासेलुलर है और सेल के बाहर वाला एक्स्ट्रा सेलुलर है। तो आपको पता करना पड़ता है, आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि फ्लूइड कहाँ से लॉस हुआ है और हम कौन सा फ्लूइड जो है वो लगाएंगे। आपको पता होगा अगर कभी हॉस्पिटल गए हों या आपका कोई हॉस्पिटल के अंदर है तो डिफरेंट टाइप की ड्रिप्स होती हैं, तो आपको डिटरमाइन करना पड़ता है कि इस वक्त पेशेंट को कौन सी ड्रिप की ज़रूरत है। तो वहाँ पर भी मैथमेटिकल फार्मूलाज को इस्तेमाल किया जाता है बायोलॉजी के अंदर। सिमिलरली पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर, जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप कैरेक्टर्स का पास ऑन होना जो है वो स्टडी करते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो जेनेटिक्स के अंदर और एवोल्यूशन के अंदर जो है वो पॉपुलेशन को स्टडी किया जाता है। तो पॉपुलेशन के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं और वो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने ज़्यादा लोगों के अंदर कौन सा कैरेक्टर मौजूद है, कितने लोगों में कौन सा कैरेक्टर मौजूद है, वो कैरेक्टर क्या कांस्टेंट है या उसके अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जिनको स्टडी करने के लिए आपको मैथमेटिकल फार्मूलाज की ज़रूरत होती है। सो दिस इज़ अबाउट द बायो मैथमेटिक्स या बायोमेट्री। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बायोकेमिस्ट्री। तो इसके अंदर बायोलॉजी को जोड़ दिया है किसके साथ? केमिस्ट्री के साथ। बेसिकली बायोकेमिस्ट्री जो है ये ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर आप मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे। कौन से मॉलिक्यूल्स? हर मॉलिक्यूल नहीं, वो मॉलिक्यूल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएटेड है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनका बनना, उनका स्ट्रक्चर, ठीक है, उनका फंक्शन, उनका काम करने का तरीका, ये तमाम चीज़ें जो है वो स्टडी की जाती हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। नाउ क्वेश्चन इज़ क्यों स्टडी किया जाता है? क्योंकि अगर आप पता लगाना चाहते हैं कि किसी के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई मॉलिक्यूल एबनॉर्मल तो नहीं है, तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि वो मॉलिक्यूल नॉर्मली कैसा होता है। तो आपको उसका स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी करना पड़ेगा। फिर आपको ये पता करना पड़ेगा कि अगर वो मॉलिक्यूल एबनॉर्मल बन रहा है तो क्या मॉलिक्यूल के अपने अंदर मसला है या मॉलिक्यूल बनाने वाले में मसला है। तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि वो सिंथेसिस कहाँ होता है, कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि उसे सिंथेसाइज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटीन एक मॉलिक्यूल है, तो प्रोटीन एक मॉलिक्यूल, आपको ये पता होना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप ये स्टडी करेंगे कि प्रोटीन बनता है किस चीज़ से, यानी अमाइनो एसिड से बनता है। पर आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि किस प्रोसेस के ज़रिए होकर ये अमाइनो एसिड जो है ये प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं। तो मैंने बताया कि राइबोसोम्स जो हैं वो ये काम करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप
बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होते हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, उनका मैकेनिज्म, उनका सिंथेसिस ये स्टडी करते हैं ताकि आप नॉर्मल पता लगा सकें, और अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है तो आपको पता हो कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो अफेक्ट कर रहा है, इस एबनॉर्मेलिटी के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो मुतासिर हुआ है। सो दिस इज़ बायोकेमिस्ट्री। तो आपके जो प्रोटीन्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं या लिपिड्स हैं या न्यूक्लिक एसिड्स हैं जिसमें डीएनए आता है या आरएनए आता है, डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ये तमाम स्टडी किए जाते हैं डिटेल में बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ना बायोजियोग्राफी, तो इसके अंदर बायोलॉजी को जोड़ा गया है किसके साथ, जियोग्राफी के साथ, जो कि आपके डिफरेंट रीजन्स की स्टडी होती है। तो इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए बहुत आसान सी बात है, आप इसके अंदर स्टडी करेंगे डिफरेंट अर्थ के डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, यानी जियोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस के ऊपर वहाँ का जो फ्लोरा है यानी जो प्लांट लाइफ है और वहाँ का जो फौना है यानी जो एनिमल लाइफ है उसे स्टडी किया जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि इसका फ़ायदा क्या होता है। हमने पीछे स्टडी किया था कि इकोसिस्टम किसे कहते हैं। इकोसिस्टम कहते हैं बेसिकली जब आप किसी भी एरिया के लिविंग को उसके नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ जोड़ देते हैं। क्या ज़रूरत है नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ जोड़ने की, बिकॉज नॉन लिविंग एनवायरनमेंट या नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं या नॉन लिविंग कंडीशंस जो हैं वो अफेक्ट करती हैं लिविंग को। फॉर एग्जांपल किसी जगह पर प्लांट्स हैं और अगर उस जगह पर नॉन लिविंग चीज़ यानी कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो वो प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, बिकॉज फोटोसिंथेसिस के लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होगी। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जैसे जैसे कम होता जाएगा प्लांट की लाइफ जो है वो कम होती जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से कहीं पर अगर मौजूद है बैक्टीरिया और ये वो बैक्टीरिया है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मर जाता है और अगर इस एरिया में ऑक्सीजन मौजूद है तो बैक्टीरिया वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकेगा। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स के अंदर डिफरेंट होती है। तो ये स्टडी किया जाता है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उस एरिया के अंदर किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल या किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को फेवर कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, और क्या रीज़न है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाते हैं, किसी एक कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं, रिस्ट्रिक्टेड है उनकी जो पॉपुलेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड है कुछ एरियाज़ के अंदर और बाकी एरियाज़ के अंदर नहीं पाए जाते। तो जब तक आप ये कंपैरेटिव स्टडी नहीं करेंगे, जब तक आप उस एरिया के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, वहाँ के एनवायरनमेंट को स्टडी नहीं करेंगे, तब तक आपको ये पता नहीं लगेगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो अफेक्ट कर रही हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन को वर्ल्ड वाइड। ठीक है, वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अगर हम दूसरे एरियाज़ में इन्हें दे दें तो ये वहाँ पर भी प्रोपेगेट कर सकते हैं, अपना नंबर इंक्रीज़ कर सकता है। तो ये स्टडी किया जाता है बायोजियोग्राफी के अंदर। द लास्ट वन इज़ बायो इकोनॉमिक्स। ठीक है, बायोलॉजी को जोड़ा जा रहा है किसके साथ, इकोनॉमिक्स के साथ। ओके, तो ये ब्रांच डील करती है विद द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मीट प्रोडक्शन के लिए या हमारा जो लेदर प्रोडक्शन है या फिर वूल प्रोडक्शन है या फिर मिल्क प्रोडक्शन है या एग्स प्रोडक्शन है। तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए तो कैलकुलेट क्या किया जाता है, कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू। बेसिकली आम अल्फाज में अगर मैं कहूँ, सादा अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो कम से कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट प्रोडक्शन जो है वो की जाए। कम से कम पैसा लगा के कम से कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किए जाएँ, हेल्दी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किए जाए, नंबर उनका इंक्रीज़ किया जाए। एक और एग्जांपल के तौर पे अगर मैं समझाऊँ बायो इकोनॉमिक्स, तो बेसिकली ऐसे समझ लें कि आपके पास किसी जगह पर कोई ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एक एनिमल है। ठीक है, एक एनिमल है जो कि किसी प्लांट के ऊपर फीड करता है। ठीक है, एनिमल को इसी प्लांट के ऊपर फीड करता है। सिमिलरली कोई एक इंसेक्ट है जो भी इस प्लांट के ऊपर फीड करता है। ठीक है, अब अगर मैं इस प्लांट को हटाना चाह रहा हूँ तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये इकोनॉमिकली क्या इंपॉर्टेंस रखता है। इस प्लांट को हटाने का मतलब, एक तो चलो ये समझ आ रहा है कि इस एनिमल को मैं नहीं चाह रहा कि ये फीड करे, लेकिन इस प्लांट को हटाने का मतलब ये भी होगा कि मैं इस इंसेक्ट जो है, जो कि इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स होते हैं, उनको रोक दूँ इस प्लांट के ऊपर फीड करने से। तो आपको देखना पड़ता है कि इकोनॉमिकली क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आपको देखना पड़ता है कि आपके जो स्टेप्स हैं उनसे जो है वो रिज़ल्ट उनका क्या होगा, कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, कितना ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये तमाम आस्पेक्ट्स जो हैं ये डील किए जाते हैं बायो इकोनॉमिक्स के अंदर, कि आप देखते हैं कि किसी भी एक्शन से क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। और बेसिकली बायो इकोनॉमिक्स के अंदर जब भी आप चेंज की बात करते हैं, जब भी कोई चेंज लाना चाहते हैं, तो आप उसके प्रॉफिट एंड लॉस वैल्यूज़ जो हैं उन्हें सामने रखते हैं और देखते हैं कि किसी भी आपके एक्शन से क्या ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है या ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो उस हिसाब से फिर आप अपना कोई भी स्टेप लेते हैं। तो दैट इज़ स्टडीड इन बायो इकोनॉमिक्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट इंटर रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर ब्रांचेस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे करियर्स इन बायोलॉजी।